हाय मित्रों, मैं अनिल कुमार, संचालक अनिल आर्ट्स क्लासेज सीतामढ़ी। और आप लोगों के लिए फिर से मैं लेकर आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 वीडियो जो है वो। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कल के वीडियो में हमने बहुत सारा चीज़ सीखा था। तो आइए आज जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में पार्ट 2 में हमें क्या जानना है। तो सबसे पहले हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में जानना है। विस्तार के बाद फिर कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जो आयु निर्धारण करने की जो एक पद्धति थी कार्बन 14 विधि, इसको जानेंगे। फिर उसके बाद भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कैसे हुई इसके संदर्भ में जानेंगे। और उससे भी पहले जानेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता की जब तक खोज नहीं हुई थी तो उससे पहले क्या था कि वैदिक सभ्यता को ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति जो थी वह कैसी थी, तो देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी वह आपको त्रिभुजाकार थी। ठीक है, तो फिर यहाँ से इसका एरिया पूछ देता है, क्षेत्रफल पूछ देता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, यानी कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था। ठीक है, फिर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल था, जैसे चौहदी अगर आपसे पूछा जाता था, चौहदी में आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबकी बातें करते हैं क्या, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे उत्तरी स्थल था उसका नाम था मांडा। और यह मांडा जो है आपको जम्मू में है। कहाँ है? जम्मू में है। ठीक है, और आपको चेनाब नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे। तो यहाँ से क्या प्रश्न उठेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन है, तो मांडा है। और मांडा का है जम्मू कश्मीर में, और किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे। फिर बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी स्थल है उसका नाम है दाइमाबाद, या इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है टाइमाबाद, जो कि आपको महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में आपको क्या है कि गोदावरी के सहायक नदी के किनारे स्थित था। कौन? तो आपको दाइमाबाद। ठीक है, उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल था उसका नाम था सूतकांगेडोर। क्या है? सूतकांगेडोर। और यह सूतकांगेडोर जो है वह आपको पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान में स्थित था। ठीक है, आपको दास्क नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो था वह कौन था, तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो आपको सूतकांगेडोर है, जो कि आपको बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, दास्क नदी के किनारे। फिर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वह है आलमगीरपुर। और यह आलमगीरपुर जो है आपको उत्तर प्रदेश में, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आइए, तो यहाँ से एक प्रश्न और उठेगा कि सर सिंधु घाटी सभ्यता की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण में वह कितना है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण में, यानी कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ की बात कर रही है हम, ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण ये हो गया, पूर्व से पश्चिम ये हो गया। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण में जो इसकी लंबाई है वह आपको 1100 किलोमीटर है। कितना है? 1100 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम में जो इसकी लंबाई है वह 1600 किलोमीटर है। तो देखिए, तो जैसे हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के और भी स्थल मिलेंगे तो इसके एरिया में भी बदलाव होगा और इसके लंबाई चौड़ाई में भी क्या हो सकता है? बदलाव हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है उस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे, तो हम कहेंगे हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और इस सभ्यता की जो आकृति है वह त्रिभुजाकार थी और इसका जो कुल एरिया था वह आपको 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इसके सबसे उत्तरी स्थल जो था वह मांडा था और यह मांडा आपको जम्मू में चेनाब नदी के किनारे स्थित था। क्या? फिर है कि इसका दक्षिणी स्थल कौन है, तो इसका जो दक्षिणी स्थल है वह है आपको दाइमाबाद, जो कि आपको महाराष्ट्र में गोदावरी के सहायक नदी के किनारे स्थित था। फिर इसके पूर्वी स्थल कौन है, तो इसके पूर्वी स्थल जो है वह आलमगीरपुर है। कौन है? आलमगीरपुर, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में आपको हिंडन नदी के किनारे स्थित था। फिर है इसका जो क्या बोलते हैं पश्चिमी स्थल, तो वो पश्चिमी स्थल जो है सूतकांगेडोर है, जो कि आपको बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, दास्क नदी के किनारे। क्या? फिर है कि इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण में कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण में आपको क्या बोलते हैं कि 1100 किलोमीटर, वहीं पूर्व से पश्चिम में जो है वह 1600 किलोमीटर है सिंधु घाटी सभ्यता की लंबाई। तो यहाँ से हम इसके विस्तार के बारे में जाने। देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बहुत सारे स्थल है वो 3 देशों में मिले, जैसे कि अफगानिस्तान में इसके कुछ स्थल मिले हैं, 2 स्थल ही है मात्र अफगानिस्तान में। क्या? इसके अलावा 40 से 50 स्थल जो है वो आपको क्या बोलते हैं कि
पाकिस्तान में मिले हैं क्या? इसके अलावा आपको 500 से भी अधिक नगर जो है इसके वह भारत में मिले हैं क्या? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल सब है वो कहाँ से मिले? 3 देशों से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से। ठीक है, तो अफगानिस्तान से मात्र 2 मिले हैं। ठीक है, पाकिस्तान से 40 से 50 स्थल मिले हैं, जबकि भारत में 500 से भी अधिक स्थल मिले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में जानकारी। अब आइए, अब हम बात करते हैं कार्बन 14 विधि की। तो ये भी प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कि कार्बन 14 विधि क्या है। तो देखिए, तो कार्बन 14 विधि जो है वह जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का एक वैज्ञानिक विधि है। कैसा विधि है? वैज्ञानिक विधि। याद रखिएगा कि कार्बन 14 विधि जो है जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की एक वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, इस विधि की खोज जो हुई थी 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। याद रखना है कि कार्बन 14 विधि की जो खोज हुई थी कब हुई थी? 1946 में। और इसके जो खोजकर्ता थे बीएफ लीबी, जो कि अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री थे। ठीक है, और इनको इन कार्य के लिए क्या हुआ था कि 1960 में आपको क्या हुआ था कि रसायन विज्ञान का नोबेल भी मिला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न उठती है कि ये कार्बन 14 विधि आखिरकार करता क्या है? तो यह आपको किसी भी जीवाश्म की आयु को क्या करता है? ज्ञात करता है। यानी कि हम कर सकते हैं कि कार्बन 14 विधि से हम किसी भी जीवाश्म की आयु का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। फिर यहाँ से एक प्रश्न और उठता है कि कार्बन 14 विधि से हम किसी भी जीवाश्म की आयु का निर्धारण कैसे करते हैं? तो देखिए, तो जैसे कोई भी जीवित चीज है उसमें क्या होता है कि कार्बन 12 और कार्बन 14 जो होते हैं समान अनुपात में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम मृत अवस्था में पहुंचते हैं, हमारे शरीर में क्या होता है कि कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 क्षय होने लगता है। तो हमारे रसायन शास्त्री, भौतिकविद, हमारे जो वैज्ञानिक है वो क्या करते हैं कि आपको कार्बन 14 और कार्बन 12 के रेशियो को मिलाकर, ठीक है, यानी कि कार्बन 12 और आपको क्या है कि कार्बन 14, इस दोनों के रेशियो को मिलाकर किसी भी जीवाश्म की आयु का उम्र जो होता है वो निर्धारण करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर किसी भी जीवाश्म की जो आयु का निर्धारण जो होता है कार्बन 14 विधि से, क्या वो सचमुच सही हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 30 वर्ष वह ज्यादा भी हो, 30 वर्ष कम भी हो, क्योंकि कार्बन का अर्धायु काल जो है वह आपको 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष हो सकता है कि जैसे किसी जीवाश्म की आयु को हम 100 वर्ष ज्ञात किए, हो सकता है कि यह 130 वर्ष का भी होगा और नहीं तो हो सकता है कि यह 70 वर्ष का भी होगा। एग्जैक्ट हम नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछेगा कि कार्बन का अर्धायु काल कितना है? तो 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज आप देख रहे हैं लिखा हुआ रेडियोधर्मिता, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा कि रेडियो एक्टिविटी है क्या? तो देखिए, तो किसी भी जीवाश्म से, ठीक है, या किसी भी पदार्थ से कार्बन 14 के क्षय होने की जो प्रक्रिया है वो आपको रेडियोधर्मिता कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियोधर्मिता। याद रखिएगा कि रेडियोधर्मिता क्या है? तो किसी भी जीवाश्म से कार्बन 14 के क्षय होने की जो प्रक्रिया है वह आपको रेडियोधर्मिता कहलाता है या रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सर अगर किसी पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा अगर बहुत कम है तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि यह वस्तु बहुत ज्यादा प्राचीन है। ठीक है, कि अगर किसी पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी, ठीक है, वह वस्तु उतनी ही क्या होगी? प्राचीन होगी। क्या होगी? प्राचीन होगी। ठीक है, आइए, तो ये कार्बन 14 पत्ती जो है मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए, अब हमें अगला टॉपिक जो है मेरा वह है पुरातत्व विभाग, यानी कि भारत में पुरातत्व विभाग। तब इस पुरातत्व विभाग को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, देखिए एशियाटिक सोसाइटी लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं एग्जामिनर जो होते हैं क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं, एशियाटिक सोसाइटी लिखा रहे तब, या आपको क्या बोलते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल लिखा रहे तब घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसकी जो स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 को। याद रखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वो थे सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स जो थे वह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के क्या थे? संस्थापक थे। यहाँ से एक प्रश्न और उठेगा कि सर यह जो स्थापना जो हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की वो कहाँ हुआ था? तो फोर्ट विलियम में। ठीक है, कहाँ हुआ था? फोर्ट विलियम नामक एक जो किला है वो आपको कोलकाता में है, हुगली नदी के किनारे। ठीक है, तो इसी कोलकाता के जो फोर्ट विलियम है उसी फोर्ट विलियम में क्या हुआ था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी।
तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का उद्देश्य था कि पुरातात्विक अध्ययन को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? पुरातात्विक अध्ययन को बढ़ावा देना, यानी कि उत्खनन से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसके आधार पर जो अध्ययन है उस अध्ययन को क्या करना? बढ़ावा देना। तो यहाँ से अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो हम कहेंगे 15 जनवरी 1784 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो आपको कोलकाता के फोर्ट विलियम में। फिर यहाँ से प्रश्न पूछेगा कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। फिर यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। इसका उद्देश्य क्या था? तो पुरातात्विक वस्तुओं को बढ़ावा देना। लेकिन ज्यादा अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है तो आपसे वहां से ये भी प्रश्न पूछेगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी तो इस स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो पुरातात्विक वस्तुओं का क्या करना? बढ़ावा देना। या इसी को लिखा रहता है कहीं कहीं प्राच्य जो अध्ययन है उस प्राच्य अध्ययन को क्या करना? बढ़ावा देना। तो इसी से प्रेरित होकर क्या हुआ था कि सन 1861 में, कितना में? सन 1861 में क्या हुआ था कि भारत में पुरातत्व विभाग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी वह आपको 1861 में हुई थी। और उस समय हमारे भारत के जो तत्काल वायसराय थे उसका नाम था चार्ल्स जॉन कैनिंग। क्या नाम था उनका? चार्ल्स जॉन कैनिंग के समय में ही क्या हुआ था कि 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। फिर यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि पुरातत्व विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो पुरातत्व विभाग का जो मुख्यालय है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली है। और यह जो है आपको संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, यानी कि भारत में जो पुरातत्व विभाग है वो किसके अंतर्गत आते हैं? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये जो एक पैतृक संगठन है वो संस्कृति मंत्रालय का और किसका? तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का। ठीक है। फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि एशियाटिक पुरातत्व विभाग के जो प्रथम डायरेक्टर थे वो कौन थे? तो पुरातत्व विभाग के जो प्रथम डायरेक्टर थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, याद रहेगा कि पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। और यह हमारे भारत में पुरातत्व विभाग के क्या थे? प्रथम डायरेक्टर थे। यानी कि कह सकते हैं कि भारत में पुरातत्व विभाग को स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। फिर यहाँ से एक प्रश्न उठेगा कि सर पुरातत्व है क्या? तो पुरातत्व यानी कहने का मतलब हुआ कि उत्खनन से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसे हम पुरातत्व कहते हैं। नहीं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पुरातत्व दो शब्द पुरा और तत्व से मिलकर बना है। पुरा का अर्थ जो होता है प्राचीन और तत्व का मतलब सामग्री, यानी कि प्राचीन सामग्री को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? पुरातत्व कह सकते हैं, जो उत्खनन करके निकाला जाए। ठीक है। फिर यहाँ से इसका हम अन्य परिभाषा भी दे सकते हैं कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? पृथ्वी के गर्भ की खुदाई करके जो वस्तुएं प्राप्त करते हैं उसके आधार पर हम अपने अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या? तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि पुरातत्व की परिभाषा को भी आप बता सकते हैं। चलिए तो इस चीज को हम रिपीट कर लेते हैं या इस चीज को हम रिवाइज करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति वो कैसी है? त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। फिर है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल कौन है? तो वह है मांडा। मांडा है कहाँ? तो जम्मू में। किस नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। ठीक है। फिर है इसका दक्षिणी स्थल कौन है? दाइमाबाद, जो कि आपको महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे है। पश्चिमी स्थल कौन है? सूतकांगेडोर, जो कि आपको बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान का है तो पाकिस्तान में स्थित एक क्षेत्र है। किस नदी के किनारे था यह सूतकांगेडोर? तो आपको दास्क नदी के किनारे। ठीक है। इसका पूर्वी स्थल कौन है? आलमगीरपुर। किसका? तो हड़प्पा सभ्यता का। और यह उत्तर प्रदेश में आपको हिंडन नदी के किनारे स्थित था। फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की लंबाई उत्तर से दक्षिण में कितना था? तो 1100 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में कितना है? तो 1600 किलोमीटर। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हड़प्पा सभ्यता के और भी स्थल मिलते हैं तो हो सकता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई में क्या हो सकता है कि बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है। आइए फिर है कि कार्बन 14 विधि। तो देखिए, तो कार्बन 14 विधि की जो खोज हुई थी 1946 में। किसने किया था? तो अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीवी के द्वारा किया गया था। इसका कार्य क्या होता है कार्बन 14 विधि का? तो कार्बन 14 विधि के आधार से हम क्या करते हैं? किसी भी जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं। यानी कि किसी भी जीवाश्म के जो एज होते हैं उस एज को हम लोग क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। फिर यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है कार्बन का अर्ध आयु काल कितना होता है? तो 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष। फिर है कि ये जो रेडियो धर्मिता नामक एक शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी क्या
तो किसी भी जीवाश्म से कार्बन 14 के क्षय होने की प्रक्रिया या किसी भी पदार्थ से कार्बन 14 के क्षय होने की प्रक्रिया रेडियो एक्टिविटी या इसी को बोलते हैं रेडियोधर्मिता। ठीक है, तो रेडियोधर्मिता के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो बता सकते हैं कि किसी भी जीवाश्म से कार्बन 14 के क्षय होने की जो प्रक्रिया है वह रेडियोधर्मिता कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियोधर्मिता। ठीक है, अब है कि कार्बन 14 विधि से किसी भी जीवाश्म की आयु का निर्धारण हम कैसे करते हैं। तो देखिए, तो जब हम जीवित है, जैसे हमें ले लीजिए हम जीवित है, हमारे शरीर में क्या होगा कि कार्बन 12 और कार्बन 14 अभी जो है दोनों इक्वल मात्रा में होते हैं, अर्थात करने क्या मतलब दोनों समान अनुपात में होते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्या होते हैं कि आपको मृत अवस्था में पहुंचते हैं, हमारे शरीर से कार्बन 14 क्षय होने लगता है और C12 जो रहता है यानी कार्बन 12 वो स्थिर रहता है। तो हमारे जो पुरातत्वविद होते हैं, हमारे जो रसायन शास्त्री होते हैं, हमारे भौतिकविद होते हैं, हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं, वो कार्बन 14 और कार्बन 12 के रेशियो को मिलाकर क्या करते हैं, किसी भी जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं कि यह कितना प्राचीन है। ठीक है, आइए फिर हम बात करते हैं पुरातत्व विभाग की। तो पुरातत्व विभाग को जानने से पहले बताए थे कि आपको एशियाटिक सोसाइटी करना है, क्योंकि सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी 1784 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे सर विलियम जोन्स थे। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी वह आपको कलकत्ता स्थित जो फोर्ट विलियम किला था उसी फोर्ट विलियम किला में हुआ था। तो यहाँ से एक प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, कलकत्ता किस नदी के किनारे है? तो कलकत्ता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उद्देश्य क्या था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उद्देश्य जो था वह था पुरातात्विक अध्ययन को क्या करना, बढ़ावा देना। क्या करना है? बढ़ावा देना। अब आइए, अब हम बात करते हैं पुरातत्व विभाग की। तो देखिए, तो भारत में पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी 1861 में हुई थी। याद रहेगा कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में हुई थी। और उस समय जो हमारे भारत के तत्कालीन वायसराय थे उनका नाम है चार्ल्स जॉन कैनिंग। क्या नाम है? चार्ल्स जॉन कैनिंग। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है? नई दिल्ली में। यानी कि भारत में पुरातत्व विभाग का मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली। और यह पुरातत्व विभाग हमारे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और इसके जो प्रथम महानिदेशक थे वो आपको अलेक्जेंडर कनिंघम थे। यानी कि भारत में पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर जो थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, यानी कि भारत में पुरातत्व विभाग को स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वह अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। ठीक है, इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि पुरातत्व किसे कहते हैं। तो एक सिंपल सी शब्दों में याद आपको रखना है कि उत्खनन से मतलब धरती के गर्भ की खुदाई से जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से या जिसके आधार पर हम क्या करते हैं कि धरती के गर्भ की खुदाई करते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी के गर्भ की खुदाई करते हैं और उससे जो हमें प्राचीन वस्तुएं मिलती है उसके आधार पर हम अपने अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज जो यह सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जो आप पढ़े हैं, मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।